हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा की आंसर की आ चुकी है और सामाजिक विज्ञान के वो प्रश्न जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, वो सभी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए इस सेशन में लेकर आया हूँ। देखो, आप यूट्यूब पर बहुत खंगाल रहे होंगे कि कौन-कौन से प्रश्न में आपत्ति लगानी चाहिए और कहाँ से इनके स्रोत इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिल रही है। हम आपको जानकारी भी देंगे कि कहाँ से स्रोत इकट्ठे करने हैं और किन-किन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है और ये प्रश्न गलत है तो क्यों है? ये भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अगर आप इन पे आपत्ति लगाते हैं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन हैं ये, और अगर इनमें से 6 क्वेश्चन भी आपके अगर प्लस दे जाते हैं आपको, तो समझ लीजिए आप 10,000 बच्चों से आगे चले जाएंगे और आप सिलेक्शन की रेस से अपना नाम जो पीछे खींच रहे थे वो भी आप सिलेक्शन की रेस में लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ही मैं आपको बता दूं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध विजयनगर साम्राज्य के सैन्य अभियानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर उसने जो स्पष्ट किया है ना, वो ये कहा है कि बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध विजयनगर साम्राज्य के सैन्य अभियानों का विस्तृत विवरण प्रदान कौन करता है। तो सैन्य अभियानों की यहाँ बात चली है ना, तो सैन्य अभियानों में बात करें हम, तो मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेवराय का जो आमुक्त माल्याद है, जो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है, उसमें विष्णु और अंडाल के बीच में प्रेम विरह का वर्णन भी है और इसी के अंदर आमुक्त माल्याद में ही सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। जबकि ईएसबी ने इसका आंसर जो माना है ना, वो आंसर माना है मनुचरितम। जबकि मनुचरितम की मैं आपको बात बताऊं तो मनुचरितम जो कि अल्लाह सामी पेदन्ना के द्वारा रचित था और यह एक प्रबंध काव्य था जिसमें सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं से आधारित इसमें वर्णन किया गया था। तो दोस्तों, इसमें मैं बात करूं आपको तो मनुस्मृति बिल्कुल ही साक्षात जो गलत आंसर है और जिसको ईएसबी ने सही माना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसमें आमुक्त माल्याद इसका आंसर है। आप इस पर बिल्कुल आपत्ति लगाए, 100% मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि ये प्रश्न डिलीट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक इतिहास लेखन की उत्तर आधुनिक आलोचना को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसमें हम बात करें तो दोस्तों देखो, उत्तर आधुनिक आलोचना की जो बात करी है वो इतिहास की एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है जो अतीत के बारे में पूर्ण सत्य को उजागर कर सकता है। ये इसका आंसर है। जबकि इसमें जो आंसर माना था वो आंसर माना है ऐतिहासिक आख्यान सत्ता की गतिशीलता और भाषा से प्रभावित होकर निर्मित होते हैं। ये बात गलत है बिल्कुल। आप सर्च कर लीजिए, आप ढूंढ लीजिए। ये आपको 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से मैंने एक एक लाइन को पढ़ा है और एक एक लाइन देखी है, तो उसमें ऐसा विवरण कहीं भी नहीं दिया गया है। ऐतिहासिक आख्यान की बात नहीं चली है। बात केवल है वस्तुनिष्ठ की, यानी कि इतिहास एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है जो अतीत के बारे में पूर्ण सत्य को उजागर करता है। ये इतिहास की उत्तर आधुनिक आलोचना को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं विद्यार्थियों। देखो, ये जो पेपर है और ये जो 8 क्वेश्चन है, ये 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। मैं और भी शिफ्ट हैं उनके भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन मेरे पास में अभी उनके पीडीएफ नहीं आए हैं। अगर मेरे पास में आप लोग पीडीएफ भेज देते हैं तो आप उनके भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन कौन से प्रश्न में आपत्ति लगनी है। तो भेजेंगे कहाँ, ये भी प्रश्न बनता है। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 99939080 और 70, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको बना के बिल्कुल भेज दूंगा आपको कि कौन कौन से प्रश्न आपत्ति वाले हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। एक प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। देखो, यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति बहुत अच्छी थी। देखो, प्रश्न की प्रकृति यह है कि कौन सा राजवंश पूछा है। राजवंश भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त विक्रमी संवत कैलेंडर की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। इस शब्द ने ही पासा पलट दिया है। इस शब्द को जिसने समझ लिया उसने प्रश्न को सही कर दिया और जिसने नहीं समझा उसने प्रश्न को गलत कर दिया। तो देखो, यहाँ पर इसमें जो आंसर माना है ईएसबी ने, वो माना है शकवंश,
जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। 100% मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि विक्रम संवत है वो विक्रमादित्य ने चलाया था। विक्रमादित्य ने उस शकों पर विजय के उपरांत चलाया था, शकों पर विजय के उपरांत शक संवत चलाया था। तो यहाँ पर ये थोड़ी पूछा है आपसे कि किस वंश पर विजय के उपरांत पर शक संवत चलाया गया था, वो नहीं पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि कौन सा राजवंश भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों जो विक्रमादित्य है उन्होंने ही तो इसको विक्रमी संवत को चलाया था, और विक्रमी संवत को विक्रमादित्य ने चलाया था। तो विक्रमादित्य किस वंश के थे? विक्रमादित्य के तो दोस्तों आपको पता ही है गुप्त वंश के थे। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत था और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंश। तो इस पर आप आपत्ति लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए एक प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक धर्म और बाद के वैदिक धर्म के बीच मूलभूत अंतर का सही वर्णन करता है। देखो प्रश्न की प्रकृति देखिए आप, प्रारंभिक वैदिक धर्म और बाद का वैदिक धर्म दोनों की बात चल रही है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो मूलभूत अंतर है उसका सही वर्णन कौन करता है? तो देखो प्रारंभिक जो वैदिक धर्म था दोस्तों, वो प्रारंभिक वैदिक धर्म है ना, वो प्रकृति पूजा था। ठीक है, प्रकृति पूजा की ओर स्थानांतरित हो गया था, यानी कि वो प्रकृति पूजा को ही सब कुछ मानते थे। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक धर्म था वो वैदिक धर्म विस्तृत अनुष्ठानों पर केंद्रित था, यानी कि बाद में अनुष्ठान आए थे और प्रारंभ में वैदिक प्रकृति की पूजा की ओर स्थानांतरित था। तो दोस्तों इसमें हम बात करें तो प्रारंभिक और वैदिक ये दोनों उल्टे सुल्टे दे रखे हैं, तो इस तरह से अपन मिलान करें तो भी यही आंसर इसका सही होगा, ए नंबर का आंसर सही होगा इसका। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वैदिक धर्म विस्तृत अनुष्ठानों पर केंद्रित था और जबकि बाद का वैदिक धर्म प्रकृति पूजा पर था। तो ये वाला इसका आंसर सटीक बैठ रहा है। बाकी हम बात करें तो इन्होंने एएसबी वालों ने जो आंसर माना है वो ये माना है कि प्रारंभिक वैदिक धर्म में बहुदेववाद। अरे बहुदेववाद की तो बात ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो आंसर ही नहीं है इसका। तो इस पे आप आपत्ति लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किस क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? देखो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने की अधिक संभावना, यानी कि देखो आपने कई बार पढ़ा होगा और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी कक्षा 9th 10th की में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें भौगोलिक कारक सबसे अहम योगदान देते हैं। सबसे पहला कारक वही है और सबसे मुख्य कारक वही है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भी भौगोलिक कारक ही है। तो भौगोलिक कारक की बात करें दोस्तों, तो भौगोलिक कारक में केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही मेच खा रहा है। बाकी देखिए आप राजनीतिक सीमाएं, अरे भौगोलिक हम बात करें राजनीतिक सीमाओं की और ऐतिहासिक घटनाओं की, तो दोस्तों ऐतिहासिक घटनाएं और राजनीतिक घटनाएं ये दोनों जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। जनसंख्या के वितरण के लिए जो सबसे अधिक संभावना रखता है वो केवल भौतिक कारक यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और भौतिक कारक के अंतर्गत ही प्राकृतिक संसाधन आते हैं। तो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, जबकि इसने जो आंसर माना है वो तीनों को ही माना है। तो इस पर आप आपत्ति लगा दीजिए, ये तीनों के तीनों माना है तो ये प्रश्न गलत है, इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा 101%। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न एक और है। ये प्रश्न क्या है? देखो जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला जीएसटी का प्रकार नहीं है? देखो जीएसटी का प्रकार नहीं है तो दोस्तों देखो भारत के अंदर हम बात करें दोस्तों तो देखो अंतर्राज्य जो वस्तु एवं सेवा कर है उसी को ही तो दोस्तों हम राज्य वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही एक ही हैं, तो इसको तो इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर ये भी बिल्कुल है, और केंद्रीकृत जो सीजीएसटी है ठीक है वो भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल है। तो इसमें जो पहला वाला आंसर है वो पहला वाला आंसर ठीक है, तो ये वाला इसने रुको ये वाला माना था शायद इसने, हाँ नहीं इसने माना है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर को, इसने जो आंसर माना है वो इसको माना है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये नहीं है।
अरे जबकि ये IGST तो बिल्कुल है, IGST है, CGST है, UTGST है, ठीक है, UTGST है, तो ये तो तीनों है भाई, ठीक है। और SGST जो स्टेट GST वो भी है। तो इस तरह से इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा, इस पर बिल्कुल आपत्ति लगा दीजिए। आप किसी के इंतज़ार में मत रहिए, आप सोचते रह जाएंगे, सामने वाला लड़ाई लड़के एग्ज़ाम उठा के ले जाएगा, आपकी एक सीट को ले जाएगा वो। तो आप ये ना सोचिए कि सामने वाले ने लगा दिया होगा आपत्ति, अपन क्यों लगाएं। अरे भैया 250 रुपये 200 रुपये का जो आपका खर्चा होगा, 150 रुपये है उसका, शायद मेरे हिसाब से 150 रुपये है एक प्रश्न की आपत्ति का। तो आप आपत्ति ज़रूर लगाएं। अरे आपके 150 रुपये चले जाएंगे तो कौन सा धन चला जाएगा आपको, 150 रुपये से क्या कर लेंगे आप। लेकिन 150 रुपये से अगर आपका एक प्रश्न सही हो गया तो आप समझ लीजिए 1000 बच्चों के आगे चले गए आप। तो इसलिए इस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा दीजिए। 100% ये प्रश्न गलत है, ठीक है। और ये 23 तारीख के प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट होने की संभावना रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन पर आपत्ति लगाएं। और मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा नंबर 9993908070 है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। और नेक्स्ट जो शिफ्ट है आपकी अलग अलग शिफ्ट में जो सामाजिक विज्ञान के पेपर हुए हैं उनकी PDF मुझे डालिए। मैं आपको निश्चित ही उनके भी आंसर बताऊंगा कि कौन से प्रश्न में आपको आपत्ति लगानी चाहिए और कौन सी में नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, ये भी तो आप भी जान रहे हैं कि कोचिंग वालों ने आपको खूब पढ़ा दिया, लेकिन ऑथेंटिक स्रोत और इनको विस्तृत रूप से कौन कौन सा प्रश्न डिलीट होना चाहिए उनको एक्सप्लेन करके कोई नहीं बता रहा है। यूट्यूब पे बच्चे खंगाल रहे हैं वीडियो कि भाई कोई न कोई बनाए, कौन से पे लगाना चाहिए, कौन से पे नहीं लगाना चाहिए, कोई नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि उनके पास में इतना टाइम है नहीं और वो चाहते भी नहीं है। एक प्रश्न ये था पुनर्वितरण वाला, देखो ये प्रश्न इतना गलत है ये प्रश्न यार, पर बच्चे फिर भी यूँ कह रहे हैं कि ये प्रश्न सही है सर। अरे भैया किस तरह सही है मुझे बताओ ना। देखो इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक न्याय के अधिकार सिद्धांत से जुड़ा है। पहले तो ये कह रहा है कि न्याय के अधिकार सिद्धांत से जुड़ा है, तो भैया जॉन रॉल्स भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नोजिक भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, रॉबर्ट नोजिक। तो ये दोनों वो विचारक हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, न्याय के अधिकार से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक तो ये प्रश्न में दोनों आंसर सही है, लेकिन बाद में इसने एक बात रख दी है, उसी बात ने इस प्रश्न का पूरा पासा पलट दिया है। ये प्रश्न सही, जिन बच्चों ने सही लगाया उनका तो सही हो जाएगा, जो बच्चों गलत है वो कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पुनर्वितरण कराधान का विरोध करता है। ये यूँ कह रहा है आपसे कि विचारक न्याय के अधिकार से जुड़ा है, तो दो जुड़े हुए हैं, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन पुनर्वितरण कराधान का विरोध करता है, तो दोस्तों पुनर्वितरण कराधान का विरोध की बात चल रही है यहाँ अगर इस तरह से आ जाता कि पुनर्वितरण कराधान के विरोध का समर्थन करता है, अगर यहाँ पर ये जो विरोध है उसके पीछे समर्थन शब्द आ जाता है ना, विरोध के समर्थन करता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट नोजिक हो जाएगा, जो कि व्यापम ने माना है रॉबर्ट नोजिक, ठीक है। तो आप ये ना सोचें, आप बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मैं आपसे गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पुनर्वितरण कराधान का विरोध का समर्थन करता है। तो विरोध का समर्थन करता है, ये शब्द जब आ जाता ना तब आपको लगाना पड़ता रॉबर्ट नोजिक। लेकिन यहाँ पर पुनर्वितरण कराधान का विरोध करता है, तो विरोध तो भैया जॉन रॉल्स ही करता है। और इसका आंसर यही बिल्कुल 100% श्योर है। आप आपत्ति लगा दीजिए, इसका बोनस मार्क मिलेगा आपको 100%, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका गलत है। और नेक्स्ट प्रश्न कितने हुए, 7 हो गए शायद, है ना। एक और देख लीजिए आप, एक प्रश्न शायद इधर छूट गया अपना, कौन सा छूट गया, इधर देख लीजिए आप, कौन सा वाला छूट गया, एक प्रश्न छूट गया इसमें से शायद, है ना। हाँ, ये भारत में कपड़ा उद्योग की वृद्धि का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों देखो, कपड़ा उद्योग की वृद्धि का बता रहा है ये, कपड़ा उद्योग की वृद्धि का मुख्य कारण, देखो यहाँ पर मुख्य शब्द दिया है इसने, ठीक है, एग्जामिनर ने मुख्य शब्द दिया है। अगर इसको नहीं देता ना तो पूरे के पूरे सही थे, ठीक है। देखो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्रों की मांग, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। केवल कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, ये भी सही है। और केवल कपास जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी सही है। और इसी प्रकार से इसने आंसर भी जो माना था वो माना था उपरोक्त सभी,
ये सभी ये देख लो, है ना। लेकिन इसने यहाँ प्रश्न की प्रकृति चेंज कर दी है। प्रश्न में ये दिया है आपको कि भारत में कपड़ा उद्योग की वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण तो भैया, मुख्य कारण तो यही था कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्रों की उच्च मांग, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिर भी चुपचाप मत बैठे रहिए, आप बिल्कुल आप आपत्ति लगाइए और आपके प्रश्नों का हल होगा और आपको बोनस अंक मिलेगा और आपका 1 नंबर भी बढ़ गया ना दोस्तों, तो 1 नंबर आपको कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार बच्चों के ऊपर ले जाएगा। इसलिए आप चुपचाप न बैठे और आप बिल्कुल आपत्ति लगाए। तो नेक्स्ट पेपर के साथ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों पे आप शेयर करेंगे, जितने लोगों को पता चलेगा, उतनी ही आपत्तियाँ ज़्यादा लगेगी और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।